फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं। कल हमने जाना था कि मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति कैसे होती है, ठीक है। मुद्रास्फीति क्यों होती है, ये सब हमने जाना। आज हम लोग जानेंगे कि ये जो मुद्रास्फीति है ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं। तो कल हमने आपको एक ही रीजन बताया, वो था मनी सप्लाई। यानी जब मनी सप्लाई यानी कि जब मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, लोगों के पास डिमांड ज़्यादा हो जाएंगे, तो मुद्रास्फीति होती है। जब मनी सप्लाई कम हो जाए, यानी लोगों का डिमांड क्या होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे, तब अवस्फीति आती है। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में जानते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है सामान्य सामान्य मूल्य स्तर में, ठीक है। सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के आधार पे, सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के आधार पे। अब ये क्या होता है, ठीक है, तो समझिएगा। परिवर्तन के आधार पर, तो इसका कहने का मतलब होता है सामान्य मूल्य स्तर। कल ही हम लोगों ने आपसे बताया था कि सामान्य मूल्य स्तर यानी कि जनरल प्राइस लेवल, इसका कहने का मतलब है जब पूरे देश में, ठीक है, सभी वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में क्या होने लगे, वृद्धि होने लगे, उनका एक औसत कीमत आ जाए, उसे हम लोग कहते हैं सामान्य मूल्य स्तर। तो जो भी सामान्य पूरे देश में जो हर सेवा एवं वस्तु पे जो परिवर्तन होता है, वो क्या क्या आधार है, कैसे कैसे आधार होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वहीं अगर दूसरा हम लोग बात करें तो दूसरा होता है मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर, मुद्रास्फीति के कारणों के आधार पर, ठीक है, कारणों के आधार पर। तो यहाँ पे हम दो तरीके से मुद्रास्फीति को देखेंगे कि आखिर मुद्रास्फीति देश में क्यों बढ़ती है, ठीक है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये जो सामान्य मूल्य स्तर है, ठीक है, तो ये परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रकार होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर कहा जाए तो इसमें सबसे पहला होता है क्रीपिंग। सबसे पहला क्या होता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है तो समझिएगा। क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहने का मतलब होता है कि जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में एक साल में क्या हो, 3% की बढ़ोतरी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य। ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी इसमें कितना कर रहा है, तो 3% तक क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3% तक वृद्धि होना चाहिए। तो इसे कहते हैं हम लोग सामान्य कीमत स्तर। दूसरा अगर कहा जाए क्रीपिंग इन्फ्लेशन, कहने का मतलब होता है रेंगती, इसे हिंदी में भी मैं नाम लिख देती हूँ, रेंगती, या इसी को कहा जाता है मंद मुद्रा स्फीति। यानी इससे आप खुद समझ सकते हैं कि एक वर्ष के अंदर अगर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना प्रतिशत तक बढ़े, 3% तक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यानी कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी है, रेंगती हुई है, यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। अगर हम लोग दूसरा बात करें तो वाल्किंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जिसे हम लोग कहते हैं चलती, धीमी या फिर घूमती मुद्रा स्फीति। अब ये क्या होता है, तो वही चीज यहाँ भी है कि जब एक वर्ष के अंदर, कितने, एक वर्ष के अंदर
हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना हो जाए, 4% से लेकर 5% तक हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी कि चलती या धीमी या घूमती अर्थव्यवस्था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तीसरा में रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन कहने का मतलब होता है कि दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अब ये कब होगा, तो आप खुद सोचिए कि जब आप दौड़ रहा है यानी रन कर रहा है, तो जब भी कोई व्यक्ति रन करता है तो वो फास्ट करेगा। तो इसमें कहने का मतलब है कि हमारी एक वर्ष के अंदर, ठीक है, हमारा जो वित्तीय वर्ष है उसमें एक वर्ष के अंदर अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो जाए, 9% हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, उसके बाद एक होता है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, इसका कहने का मतलब होता है कौंधती हुई या फिर द्रुत मुद्रास्फीति। कौंधती हुई, दौड़ती हुई या फिर द्रुत मुद्रास्फीति। अब ये क्या होता है, तो इसमें कहा गया कि जब हमारी एक वर्ष की अर्थव्यवस्था में क्या हो, अंकों में क्या हो, परिवर्तन हो, यानी कहने का मतलब है दो या मतलब 2 या 3 अंक में, यहाँ पे या है, ठीक है, 2 या 3 अंकों में क्या हो, लगातार परिवर्तन। अब ये क्या होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए 20%, 30%, 100%, 200%, 300%, जब इस तरीके से, ठीक है, हमारी एक वर्ष की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होना शुरू होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन के आधार पर यह मुद्रास्फीति हुई है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक आता है हाइपर हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, तो हाइपर इन्फ्लेशन कहने का मतलब होता है कि जब सामान्य कीमत स्तर क्या हो जाए, 1000% या इससे भी क्या हो जाए, अधिक, इससे भी अधिक, एक वर्ष के अंदर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इतना बढ़ जाए। तो आप खुद सोचिए कि जब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी कि रातों रात हमारी जो मनी सप्लाई वो क्या होने लगे, दुगना हो जाए, यानी कि 1000%, 10,000% ऐसे जब बढ़ने लगे, तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन होने के कारण, जिसे हम अति मुद्रास्फीति कहते हैं, इससे लोगों का देश की करेंसी से विश्वास खत्म होने लगता है। और अति मुद्रास्फीति में वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें जो होते हैं वो रातों रात क्या होती हैं, बढ़ती है। ऐसा ही 1946 में हंगरी में हुआ था। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, यहाँ पे, ठीक है, 1946 में कहाँ हुआ था, तो हंगरी में हुआ था। अगर वही बात किया जाए तो 2004 से 2009 के बीच में जिम्बाब्वे, कहाँ हुआ है, जिम्बाब्वे, ठीक है, यहाँ हुआ था। और वही 2018 में, 2000, ये करेंट का है, 2018 में वेनेजुएला में हुआ है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन यही होता है कि मान लीजिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अचानक से अमित शाह को बोले कि हाँ भैया आ जाओ, ठीक है, हम लोग पार्टी सार्टी करते हैं। अब अमित शाह आ गए और मोदी जी ने कहा कि देखो भाई, अब हम लोग को खुद से यानी कि क्या करना है, अपने लोग संसद में बैठाने हैं। तो बोला जाए कि हाँ कैसे किया जाए, तो उन्होंने आरबीआई को बुलाया, निर्मला सीतारमन जी को बुलाया और कहा कि देखो आरबीआई, तुम धड़ाधड़ क्या करो, नोट छापना शुरू कर दो।
और अचानक से क्या करे कि मोदी जी सभी लोगों को क्या देने लगे, रोजगार देने लगे। और आरबीआई से खूब पैसा क्या करे, छपवा ले और सबके घर पे रात में जा जा के 4-4 बोरा यानी कि पैसा जाके 500-500 का गद्दी रख दे। तो आप खुद सोचिए, इतना पैसा, इतना रोजगार होने से क्या हमारे देश में डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो पता चलेगा कि 2-2 हज़ार के नोट ऐसे ही नाले में पड़े हुए रहेंगे। ऐसे आज अगर 2 रुपए का सिक्का भी मिल जाता है तो लोग उसे दाब लेते हैं, ठीक है? और घर पे आके कहते हैं कि देखो आज तो मुझे 2 रुपए का सिक्का मिला है, 5 रुपए का सिक्का मिला है, फ़ायदा हुआ। लेकिन मान लीजिए कि एक समय ऐसा आ जाए कि आपके सामने 2-2 हज़ार का नोट 2-3 ऐसे ही पड़ा हुआ रहे और आप उसे उठाने के बजाय उसे लात मार के जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। यानी आप कह सकते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन में लोगों का देश की करेंसी से विश्वास उठते चला जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज और कह सकते हैं कि जब हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, जब यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इसको कोई ना कोई तो नियंत्रित करेगा ही। नियंत्रित करने का तो कोई ना कोई काम करेगा ही। तो इसको नियंत्रित कौन करेगा? तो देखिए, नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ। नियंत्रित करने के लिए तो सबसे पहला विमुद्रीकरण करना होगा। क्या करना होगा? विमुद्रीकरण। अब आप कह सकते हैं कि विमुद्रीकरण क्या है? तो देखिए, विमुद्रीकरण कहने का मतलब होता है विमुद्रास्फीति, यानी कि नोट बंदी। यानी कि हमें क्या करना होगा? नोट बंदी करना होगा। यानी कि हमें अपने देश का नोट क्या करना होगा? बंद करना होगा, ठीक है। और अल्पकालीन समय के लिए क्या करना होगा? सेकंड में कि अल्पकालीन समय के लिए किसी भी दूसरे देश का देश की मुद्रा, ठीक है, उसे हमें क्या बनाना होगा? तो अपनी घरेलू मुद्रा घोषित करना होगा। यानी इसमें जब हम लोग नोटबंदी किए, यानी जब ये कब कहा जा रहा है? हाइपर इन्फ्लेशन में। इसमें जब हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन में नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें विमुद्रीकरण करना होगा, ठीक है। और उसके बाद विमुद्रीकरण यानी समझ ही गए कि नोटबंदी करना होगा। और कुछ समय के लिए यानी कि अल्पकालीन समय के लिए हमें किसी भी दूसरे देश की मुद्रा यानी जिसके साथ हम ट्रेड करते हैं यानी कि विदेशी व्यापार करते हैं, उनकी मुद्रा को अपनी घरेलू मुद्रा क्या करना होगा? मानना होगा, ठीक है, उसे घोषित करना होगा। और तीसरा में कह सकते हैं कि सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके अति अनिवार्य, ठीक है, जैसे खदान एवं ईंधन पदार्थ की कीमतों को कम कर दे। यानी कि तीसरा में क्या कह सकते हैं कि जो सरकार है, ठीक है, तो सरकार सबके दाम को बढ़ाने के लिए बोल सकता है, लेकिन जो खदान है यानी खाने योग्य, ठीक है, और ईंधन, इस पे सरकार को क्या करना होगा? तो इनकी कीमतों को कम करना होगा। सरकार को इनकी कीमतों को क्या करना होगा? कम करना होगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं। इसी में क्या हुआ था कि मुद्रास्फीति का एक लक्षित ढांचा आया। अब ये क्या होता है लक्षित ढांचा? तो लक्षित ढांचा क्या होता है? तो चलिए अब उसे हम लोग सीखते हैं। तो मुद्रास्फीति का